तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले ही डीएमके नेता और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भाषा विवाद को हवा देते हुए अपने पक्ष में जैसे हवा बनाने में लग गए। मुख्यमंत्री स्टालिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भाषा विवाद को बढ़ाते हुए तीन भाषा फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार दक्षिण भारतीय राज्यों पर हिंदी थोप रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो केंद्र द्वारा कथित हिंदी थोपे जाने के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए तमिल और इसकी संस्कृति की रक्षा करने की कसम खाते हैं। यही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि वह हिंदी थोपे जाने का विरोध करेंगे। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली कई उत्तर भारतीय भाषाएं जैसे मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और अवधी आधिपत्यशाली हिंदी द्वारा नष्ट कर दी गई है। आधिपत्यशाली हिंदी संस्कृत भाषाओं के आक्रमण से 25 से अधिक उत्तर भारतीय मूल भाषाएं नष्ट हो गई हैं। लेकिन सदियों पुराने द्रविड़ आंदोलन ने जागरूकता पैदा करने और विभिन्न आंदोलनों के कारण तमिल और उसकी संस्कृति की रक्षा की। तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहा है क्योंकि केंद्र शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी और संस्कृत को थोपने की कोशिश कर रहा है। तीन भाषा नीति अनुसूची के अनुसार कई राज्यों में केवल संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा शासित राजस्थान उर्दू प्रशिक्षकों की बजाय संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। यदि तमिलनाडु त्रिभाषी नीति को स्वीकार करता है तो मातृभाषा को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और भविष्य में इसका संस्कृतिकरण होगा। 1965 से ही डीएमके ने मातृभाषा तमिल की रक्षा के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। 1971 में कोयम्बटूर में डीएमके की छात्र इकाई ने हिंदी विरोधी सम्मेलन में कहा था कि वह बलिदान देने के लिए तैयार है और मातृभाषा की रक्षा करना पार्टी के सदस्यों के खून में है और यह भावना उनके जीवन के अंत तक कम नहीं होगी। राज्य में 1937-1939 के बीच हिंदी विरोधी आंदोलन हुए और ईवी रामास्वामी पेरियार सहित विभिन्न नेताओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वैसे देखा जाए तो स्टालिन की भाषा के नाम पर इस तरह का बयान विभाजनकारी और भड़काऊ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काशी तमिल संगम की बात करते हैं। वो दक्षिण और उत्तर का जो भेद है उसे मिटाने की कोशिश करते हैं हर तरह से, लेकिन स्टालिन जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं विभाजनकारी है। तभी तमिलनाडु में बीते कुछ दिनों से फिर से तमिल बनाम हिंदी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर पलटवार करते हुए कहा कि डीएमके की भाषा नीति में हिपोक्रेसी है। उन्होंने दावा किया कि स्टालिन एक तरफ तो दावा करते हैं कि वह किसी भाषा का विरोध नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों के छात्रों को तीसरी भाषा सीखने का मौका नहीं दिया जाता है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में यह सुविधा है। अन्नामलाई ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या स्टालिन का यह मतलब है कि अगर आप तीसरी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको डीएमके सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे सीबीएसई या मैट्रिकुलेशन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहिए? वैसे तो दक्षिण में भाषा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। ट्राई लैंग्वेज पर केंद्र और दक्षिण के राज्यों के बीच विवाद काफ़ी लंबे समय से है। आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होगी, जिनमें हिंदी भी शामिल है। 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने की बात आई, तभी से ये मुद्दा गरमाया हुआ और तमिलनाडु में तो भाषा विवाद के पीछे एक सोची समझी रणनीति और राजनीति है। मौजूदा समय में यहाँ की सत्ता पर डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम काबिज है और उसका हिंदी विरोध जग जाहिर है। एम करुणानिधि भी इसी तरह राजनीति करते रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अच्छी तरह जानते हैं कि जयललिता अब इस दुनिया में नहीं है तो अन्ना डीएमके पहले की तरह मजबूत नहीं रह गया है। लेकिन अगर बीजेपी, जैसा कि उसने लोकसभा चुनाव 2024 में अन्नामलाई की अगुवाई में अकेले लड़कर जिस तरह बेहतर प्रदर्शन किया था, उससे इस बार अगर वो एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ता है तो फिर स्टालिन के लिए सत्ता में लगातार दोबारा वापसी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए वो फिर से हिंदी बनाम तमिल के मुद्दे को भावनात्मक एंगल देने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी को कमज़ोर करना है तो हिंदी विरोध अचूक हथियार उनके लिए साबित हो सकता है। जहाँ तक बात तमिलनाडु में हिंदी विरोध का, तो ये दशकों पुराना मुद्दा है। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर पहली बार विरोध आज़ादी से पहले 1937 में हुआ था। तब स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया था, जिसके खिलाफ करीब 3 साल तक आंदोलन चला। उस समय सी राजगोपालचारी के इस्तीफे के बाद फैसले को वापस लिया गया और हिंदी विरोधी इसी आंदोलन को डीएमके की शुरुआत भी माना जाता है। 1950 में केंद्र ने स्कूलों में अंग्रेजी खत्म करने और हिंदी को वापस लाने से जुड़ा फैसला लिया। तब तमिलनाडु में फिर से हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बाद में एक समझौते के बाद हिंदी को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाने का फैसला हुआ। वहीं द्रविड़ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई ने दशकों पहले तमिलनाडु में 2 भाषा नीति को अनिवार्य किया था। उनका कहना था कि इससे यह स्पष्ट होगा
कि हिंदी संस्कृत के माध्यम से आर्य संस्कृति को थोपने और तमिल संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे देखा जाए तो 2021 में डीएमके 10 साल बाद तमिलनाडु की सत्ता में आई थी और इस बार उसने भाषाई अस्मिता का मुद्दा छेड़कर अपने पक्ष में अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे भी पता है कि बीजेपी दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद अब तमिलनाडु में भी पूरा दम लगाएगी। अमित शाह ने भी हाल ही में तमिलनाडु की एक जनसभा में कहा कि लंबे समय के बाद हमने आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाई है, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में जीते हैं और लोगों का भरोसा भाजपा पर है और हम 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनाकर राष्ट्र विरोधी डीएमके को हटाएंगे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार स्टालिन को पता है कि लड़ाई आसान नहीं है और जैसा कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ और बारीकी से हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए चुनाव लड़ती है, तो उन्हें ये लग रहा है कि अगर बीजेपी ने मजबूत गठबंधन किया तो फिर डीएमके की दोबारा सत्ता वापसी कठिन हो सकती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।